हाय। तो हमने अब तक के वीडियोज में एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के क्लासिफिकेशन, एट्रोपिन ड्रग्स, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और एट्रोपिन फीवर एंड एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स एंड एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स के फार्माकोलॉजिकल एक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको कोलिनर्जिक जो रिसेप्टर्स थे उनका याद अच्छे से दिला देता हूँ। तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में बात करें तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स मेनली दो तरह के थे। एक मस्कारिनिक रिसेप्टर, दूसरा एक जो निकोटिनिक रिसेप्टर, जो एक जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम में आ रहे थे। तो मस्कारिनिक रिसेप्टर एक जो फर्दर 5 तरह के थे, मगर इसमें मेनली एक जो 3 तरह के मस्कारिनिक रिसेप्टर्स थे, M1, M2 और M3। M1 जो मेनली प्रेजेंट CNS में और ऑटोनॉमिक गैंग्लिया वगैरह में एक जो प्रेजेंट थे M1 रिसेप्टर्स, जो एक जो मेमोरी लर्निंग वगैरह में एक जो हेल्प कर रहे थे। और जो M2 रिसेप्टर्स थे ये जो मायोकार्डियल टिश्यू में यानी कि हार्ट में प्रेजेंट थे, और ये जो रेट फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और कंडक्शन इन तीनों को जो डिक्रीज करने का काम कर रहे थे। और M3 जो रिसेप्टर्स थे इट्स गोइंग टू प्रेजेंट इन द विसरल स्मूथ मसल्स, आई और ग्लैंड्स वगैरह में जो प्रेजेंट हो जाते हैं M3 रिसेप्टर्स। तो जो विसरल स्मूथ मसल्स हो जाते हैं जैसे कि GIT में, ब्रोंकियल मसल्स में, यूराइनरी ब्लैडर और यूट्रस में, और आई में जो आइरिस में जो मेनली है जो 2 मसल्स हो जाते हैं, एक का स्फिंक्टर पुपिलाई, आई के आइरिस में 2 मसल्स हो जाते हैं, एक का स्फिंक्टर पुपिलाई, दूसरा एक जो डायलेटर पुपिलाई। तो स्फिंक्टर पुपिलाई पैरासिम्पैथेटिक in नेचर होता है, वेयरएज डायलेटर पुपिलाई जो होता है सिम्पैथेटिक in नेचर होता है। तो यहाँ पे कोलिनर्जिक और एंटीकोलिनर्जिक के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो आइरिस का जो स्फिंक्टर पुपिलाई मसल है सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे। और जो सिलियरी मसल्स हो जाते हैं आई में वो भी एक जो पैरासिम्पैथेटिक इन नेचर होते हैं, यानी कि इसमें भी हम लोग कोलिनर्जिक और एंटीकोलिनर्जिक एक्शंस का हम बात करेंगे। ग्लैंड्स जो हो जाते हैं उसमें जो कोलिनर्जिक एक्शन होता है तो वो इंक्रीज करने का ही काम करते हैं, M3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को रिवाइज करने के बाद एंटीकोलिनर्जिक जो ड्रग्स हैं और कोलिनर्जिक जो ड्रग्स है उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स ये मेनली जो 2 तरह का से देखे जाते हैं, एक मस्कारिनिक इफेक्ट और दूसरा एक जो निकोटिनिक इफेक्ट। तो सबसे पहले हम मस्कारिनिक इफेक्ट में बारे में बात करते हैं। मस्कारिनिक एक्शंस में हार्ट इज गोइंग टू हैविंग M2 रिसेप्टर्स, और M2 रिसेप्टर्स हार्ट में कह सकते हैं M2 एक्टिवेशन at SA node, AV node is leads to negative chronotropic effect, means एक जो decrement in heart rate, negative inotropic effect means reduction in force of contraction, and negative dromotropic effect means reduction in conduction velocity। अब हम लोग जो विसरल स्मूथ मसल्स हैं हार्ट के उसके बारे में हम लोग तो विसरल स्मूथ मसल्स में M3 रिसेप्टर्स मेनली प्रेजेंट हो जाते हैं, और इसमें स्मूथ मसल्स का जो M3 रिसेप्टर पर जब एक्सटाइल कोलिन एक्ट करता है ये कॉन्ट्रैक्शन काउज करते हैं, जो स्फिंक्टर्स हो जाते हैं विसरल स्मूथ मसल्स में उनका एक्चुअली ये लोग रिलैक्सेशन काउज करते हैं। तो GIT में कैसे ये है जो अफेक्ट करता है, देन जो टोन और पेरिस्टालसिस इंक्रीज हो जाते हैं और स्फिंक्टर है जो रिलैक्स हो जाते हैं। तो पेरिस्टालसिस के इंक्रीज होने से और स्फिंक्टर के रिलैक्स होने से जो व्हाटएवर द कंटेंट जो स्टमक में होता है वो उनका एक जो इवैक्यूएशन स्टार्ट हो जाता है, फॉरवर्ड प्रोपल्शन एक जो इंक्रीज हो जाता है। और दूसरा एक जो मीन्स एम्प्टिंग ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब एक जो फास्ट हो जाता है इन GIT। ब्लैडर में बात करें देन ब्लैडर में मेनली डेटोसो मसल्स है जो कॉन्टैक्ट करते हैं, स्फिंक्टर है जो रिलैक्स हो जाते हैं। देन वाइडिंग ऑफ यूरिन कहने का मतलब यूरिनेशन है जो कोलिनर्जिक ड्रग्स है वो इंक्रीज कर देते हैं। फिर एक और हो जाता है इट्स ब्रोंकियल मसल्स। ब्रोंकियल मसल्स में जब स्टाइल कोलिन या कोलिनर्जिक ड्रग्स एक्ट करते हैं M3 रिसेप्टर पर ये कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड इट्स गोइंग टू कॉज ब्रोंकोस्पैज्म, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है जो ये कॉज करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में। तो मेल सेक्स जो ऑर्गन हो जाता है उसमें जब
कॉलिनर्जिक ड्रग्स M3 रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं, इट्स गोइंग टू कॉज इरेक्शन। और आई जो हो जाता है उसमें M3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट हो जाते हैं। आइरिस मसल्स के बारे में बताया, इसमें मेनली दो मसल्स हो जाते हैं, एक है स्फिंक्टर पुपिलाई, दूसरा डायलेटर पुपिलाई। तो स्फिंक्टर पुपिलाई के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो पैरासिम्पैथेटिक इन नेचर होता है, मीन्स यहाँ पे कॉलिनर्जिक एक्शन जो देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जब आइरिस मसल्स पे कॉलिनर्जिक ड्रग्स ऐड करते हैं, देन जो आइरिस मसल जो स्फिंक्टर पुपिलाई पे इट्स गोइंग टू कॉज कॉन्ट्रैक्शन, और ये जो कॉन्ट्रैक्शन के बाद मायोसिस कॉज कर देता है। सिलियरी मसल्स पे जब कॉलिनर्जिक ड्रग्स एक्ट करते हैं, सिलियरी मसल्स का भी ये कॉन्ट्रैक्शन काउज करते हैं, और एक जो इंट्राओक्युलर जो टेंशन होता है उसको डिक्रीज करने का काम करता है। मीन्स ये कहाँ पे यूज हो सकते हैं, देन ग्लूकोमा में इसको यूज कर सकता है। देन आइरिस मसल स्फिंक्टर पुपिलाई हो गया, कॉलिनर्जिक ड्रग्स एक्ट करेंगे और ये जो मायोसिस काउज कर देंगे। और एस्टाइलकोलिन जो या कॉलिनर्जिक ड्रग्स M3 रिसेप्टर्स पे जब सिलियरी मसल्स में एक्ट करेंगे, सिलियरी मसल्स यहाँ पे एक जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसके बाद जो सस्पेंसरी लिगामेंट है वो रिलैक्स हो जाएंगे और लेंस जो बल्ज हो जाएंगे। बल्ज करने का मतलब स्फेरिकल शेप में आ जाते हैं लेंस। और स्फेरिकल शेप में आने के बाद विजन एक जो फिक्स होता है, नियर विजन एक जो फिक्स होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स रिलैक्स होने के बाद जो लेंस होते हैं वो स्फेरिकल शेप में आते हैं, और जो विजन होता है यहाँ पे ये विजन जो फिक्स हो जाते हैं, मीन्स जो नियर विजन होता है वो फिक्स हो जाता है। और जब कंटिन्यूअस एक्शन होता है कॉलिनर्जिक, ये स्पैजम एक्मोडेशन हो जाता है। तो एक्मोडेशन जो सिलियरी मसल्स होता है उसका एक मेजर फंक्शंस में से एक हो जाता है पावर ऑफ एक्मोडेशन। एक्मोडेशन कहने का मतलब रहता है आप किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हो और पास के ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो दोनों आपको क्लियरली दिखेगा। ये जो काम सिलियरी मसल्स करता है। जब आप दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हो देन सिलियरी मसल्स जो रिलैक्स होता है, और लिगामेंट्स है जो इसमें टेंस फॉर्म में रहते हैं, पुलिंग कंडीशन में रहते हैं विथ लेंस, और लेंस इस कंडीशन में जो थिन हो जाता है और फ्लैट हो जाता है, तो आप क्लियरली देख पाते हो। और जब आप नियर बाई ऑब्जेक्ट को देखते हो तो इट्स द कंडीशन सिलियरी मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जो सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं वो रिलैक्स करते हैं, और लेंस एक जो स्फेरिकल फॉर्म में आते हैं और आप पास के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हो। तो यही अगर स्पैजम ऑफ एक्मोडेशन कहने का मतलब जब जो सिलियरी मसल्स होते हैं वो अपने एक स्टेट या तो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है, उसी स्टेट में जब फिक्स हो जाते हैं तो वो जो नियर वाई ऑब्जेक्ट है उसको क्लियरली तो देख लेंगे, बट दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ ब्लरिंग ऑफ विजन अपने को देखने को मिल जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं स्पैजम ऑफ एक्मोडेशन। यही ब्लरिंग ऑफ विजन है जो स्पैजम ऑफ एक्मोडेशन हो जाता है। तो निकोटीनिक एक्शन स्टार्ट करने से पहले कॉलिनर्जिक जो ड्रग्स का जो मस्कारिनिक इफेक्ट्स में दो और हैं, ग्लैंड्स और ब्लड वेसल्स का, उसके बारे में थोड़ा सा पहले हम बात कर लेते हैं। तो ग्लैंड्स में जो M3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट हो जाते हैं, इट्स गोइंग टू इंक्रीज। जो कॉलिनर्जिक के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ कि जहाँ पे भी कॉलिनर्जिक एक्शन हो जाएगा वहाँ पे अगर ग्लैंड है तो सिक्रीशन है जो इंक्रीज ही करने वाला है। स्वेटिंग हो गया, सलाइवेशन हो गया, लैक्रिमेशन हो गया, गैस्ट्रिक सिक्रीशन हो गया, इट्स गोइंग टू इंक्रीज। और ब्लड वेसल में M3 रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट हो जाते हैं उस पर कॉलिनर्जिक ड्रग्स ऐड करते हैं और यही जो डायलेट कर देते हैं ब्लड वेसल। इसके कारण टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस एक जो डिक्रीज कर जाता है और एक जो बीपी वहाँ पे एक जो डिक्रीज कर जाता है। तो यहाँ तक के हमने जो कॉलिनर्जिक एक्शंस है उसके बारे में हमने कम्प्लीटली देख चुके हैं। कॉलिनर्जिक एक्शंस को कंप्लीट करने के बाद हम कॉलिनर्जिक एक्शंस में मस्कारिनिक जो एक्शंस है उसे कंप्लीट करने के बाद हम निकोटिनिक एक्शंस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो निकोटिनिक एक्शंस में दो ही अपने को देखने का है, एक स्केलेटल मसल, दूसरा ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। तो स्केलेटल मसल्स जो हैं एस्टाइलकोलिन एक्ट्स ऑन द निकोटिनिक रिसेप्टर्स एट NM जंक्शन, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होते हैं वहाँ पे जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स में NM जो रिसेप्टर प्रेजेंट हो जाता है उस पर एक्ट करता है, और ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स फाइबर है जो कॉज करते हैं। और ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में हो जाता है एस्टाइलकोलिन एक्ट्स ऑन द NM रिसेप्टर्स एंड इट्स गोइंग टू स्टिमुलेट द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एंड द एड्रिनल मेडुला। तो यहाँ तक हमने जो कॉलिनर्जिक ड्रग्स के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हैं उसके बारे में हमने कम्प्लीटली देख चुके हैं। अब हम लोग फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में हम बात करेंगे।
तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में पहले ही आपको पता है, जो भी कोलिनर्जिक एक्शन थे कोलिनर्जिक ड्रग्स है फार्माकोलॉजी, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के एक्शंस। तो यहाँ पे जब हार्ट में एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स एक्ट करते हैं, तो इट्स आर गोइंग टू ब्लॉक द M2 रिसेप्टर्स और एसो नोड, और इसके कारण जो एस्टाइल कोलिन या कोलिनर्जिक ड्रग्स M2 रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पाते हैं, और एक जो यहाँ पे जो हार्ट रेट में डिक्रीमेंट हो रहा था वो डिक्रीमेंट नहीं देखने को मिलता है, और यहाँ पे एक जो अपने को टैकीकार्डिया देखने को मिल जाता है। यानी कि हार्ट रेट इंक्रीज, हार्ट रेट एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के एक्शन के कारण भी अपने को देखने को मिलेगा। दूसरा एक जो एक्शन हम लोग बात करने वाले हैं स्मूथ मसल्स पे। तो एंटीकोलिनर्जिक से जो ड्रग्स हो जाते हैं ब्लॉक कर देते हैं M3 रिसेप्टर्स को, जो स्मूथ मसल्स और स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। तो एस्टाइल कोलिन या कोलिनर्जिक ड्रग्स एक जो M3 रिसेप्टर से नहीं बाइंड कर सकते हैं, और स्मूथ मसल्स रिलैक्स रह जाते हैं, स्फिंक्टर है जो कॉन्ट्रैक्टेड रह जाते हैं, जिसके कारण जो GIT है उसमें एम्प्टिंग जो हो रहा था, एम्प्टिंग ऑफ स्टमक, वो एक जो नहीं हो पाता है क्लियरली। स्टमक और इंटेस्टाइन एक जो रिलैक्स्ड स्टेट में रहता है, पेरिस्टाल्सिस एक जो इंक्रीज नहीं होता, और इट्स गोइंग टू रिलीव स्पैजम। ये एक जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स स्पैजम जो होता है उसको रिलीव करता है। यूराइटिक ब्लैडर में डिक्रीज टोन रहता है, और एक जो इसमें यूरिनरी रिटेंशन इंक्रीज इसलिए हो जाता है बिकॉज डेट्रूशन जो मसल होता है वो रिलैक्स्ड स्टेट में रहता है, और स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहता है। तो स्फिंक्टर एक जो इस केस में क्लोज्ड रह जाता है, इसीलिए यहाँ पे जो यूरिनरी रिटेंशन है वो एक जो इंक्रीज कर जाता है। एंड लंग्स में ब्रोंकोडाइलेशन, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स एक्ट करते हैं ब्रोंकियल मसल्स पे, और ये एक जो ब्रोंकोइकियल डायलेशन काउज करते हैं। अस्थमा में मेनली एक जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का यूज करा जाता है। तो एंटीकोलिनर्जिक ये जो ड्रग्स जो वर्क करते हैं यूरिनरी ब्लैडर पे, तो ये जो यूरिनरी रिटेंशन को इंक्रीज करते हैं। मतलब कहने का मतलब मीन्स हो गया कि जो यूरिनरी कैपेसिटी है उसको एक जो ये इंक्रीज करने का काम करते हैं, और जो यूरिनरी जो फ्रीक्वेंसी हो जाता है, ये यूरिनरी फ्रीक्वेंसी उसको एक जो ये लोग डिक्रीज करने का काम करते हैं। तो इसके बाद है जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, और हम आई पे हम बात करते हैं। आई पे एक जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो कि आपने को देखने को मिल जाता है। तो आई में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आइरिस और सिलियरी मसल्स हो जाते हैं। देन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जब आइरिस मसल्स पे एक्ट करते हैं, आइरिस मसल्स कहने का मतलब स्फिंक्टर पुपलाई पे जब एक्ट करेंगे, इट्स गोइंग टू कॉज रिलैक्सेशन, और रिलैक्सेशन जब होगा तो इसमें मिड्रियासिस होता है, और मिड्रियासिस एक जो ये कैसा होता है, देन जो पैसिव मिड्रियासिस होता है। मिड्रियासिस के बारे में मैं बताऊँ तो मिड्रियासिस एक जो और मायोसिस दो मसल्स में इसमें रोल प्ले करते हैं, एक स्फिंक्टर पुपलाई और दूसरा एक जो डायलेटर पुपलाई। तो डायलेटर पुपलाई के एक्शन से जब जो पुपिल का साइज जब बड़ा होता है तो उसको हम लोग एक्टिव मिड्रियासिस कहते हैं, और यहाँ पे स्फिंक्टर पुपिलाई के रिलैक्सेशन के कारण जो आई का जो डायमीटर है पुपिल का वो बड़ा होता है, देन इसको हम लोग पैसिव मिड्रियासिस कहते हैं। और सिलियरी मसल्स के रिलैक्सेशन के कारण यहाँ पे हो जाता है साइक्लोप्लेजिया, मीन्स इंक्रीज्ड इंट्राऑक्यूलर टेंशन। दूसरा साइक्लोप्लेजिया सिलियरी मसल्स के एक्शंस में सिलियरी यहाँ पे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का सिलियरी मसल्स पे एक्शंस के कारण यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को अपने को मिलता है सिलियरी मसल्स को, और ये जो साइक्लोप्लेजिया काउज करते हैं। और दूसरा एक जो इंक्रीज्ड इंट्राऑक्यूलर टेंशन। तो साइक्लोप्लेजिया जो मैं बता रहा हूँ, साइक्लोप्लेजिया कहने का मतलब होता है पैरालिसिस ऑफ एकोमोडेशन। तो आइरिस के बारे में पहले मैं बता चुका हूँ। आइरिस में एक जो मेनली दो तरह के मसल्स प्रेजेंट हो जाते हैं, एक स्फिंक्टर पुपलाई, दूसरा एक जो डायलेटर पुपलाई। स्फिंक्टर पुपलाई एक जो पैरासिम्पैथेटिक इन नेचर होता है, यानी कोलिनर्जिक ड्रग्स के एक्शन से इन पे एक जो देखने को मिल जाएंगे, और डायलेटर पुपलाई जो होता है सिम्पैथेटिक इन नेचर होता है, और इसका एक जो एड्रीनर्जिक जो ड्रग्स है उसके एक जो एक्शन से जो डायलेटर पुपलाई के अपने को देखने को मिल जाते हैं। तो अब हम लोग एक बार देख लेते हैं मैकेनिज्म क्या है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स आते हैं और ये जो M3 रिसेप्टर्स जो हैं स्फिंक्टर पुपलाई पे उसको ब्लॉक कर देते हैं। एक्सटाइल कोलिन या कोलिनर्जिक ड्रग्स कैन नॉट बाइंड टू द M3 रिसेप्टर, इट रिजल्ट्स इन रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर पुपलाई पैसिव मिड्रियासिस। यहाँ पे एक जो अपने को देखने को मिल जाता है। सिलियरी मसल्स के बारे में बात करूँ,
देन सिलियरी मसल्स जो हो जाते हैं, इसमें एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स एक्ट आते हैं। इट्स गोइंग टू ब्लॉक द M3 receptor on ciliary muscles. Acetylcholine cannot bind to the M3 receptor and it results in the relaxation of ciliary muscles, जिसके कारण जो जो देर इज डिक्रीमेंट इन आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर। ये जो इंट्रा ऑक्यूलर टेंशन होता है उसको इंक्रीज करने का काम करता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। और ये साइक्लोप्लेजिया दूसरा काउज ये क्या काउज करते हैं सिलियरी मसल्स में एंटीकोलिनर्जिक इट्स गोइंग टू कॉज द साइक्लोप्लेजिया। इंट्रा ऑक्यूलर टेंशन के कारण ये हो जाता है कि जो मिड्रियाटिक्स हैं, यानी कि जो एंटीकोलिनर्जिक जो ड्रग्स हो गया उसको कॉन्ट्राइंडिकेट करा जाता है इन केस ऑफ ग्लूकोमा। तो मैं मिड्रियाटिक्स के बारे में, अगर एंटीकोलिनर्जिक जो ड्रग्स हैं उसको मिड्रियाटिक्स में एक जो एक्सक्लूड करा गया है, देन कुछ तो होगा जहाँ पे एंटीकोलिनर्जिक जो ड्रग्स हैं वहाँ पे एंटीकोलिनर्जिक्स का ड्रग्स यूजेज अपने को देखने को मिलेंगे। देन एंटी जो कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं उसका यूजेज मेनली एरर ऑफ रिफ्रैक्शन में करा जाता है। डायग्नोस्टिक पर्पस में जो एरर एरर ऑफ रिफ्रैक्शन और दूसरा एक जो फंडोस्कोपिक, एक एरर ऑफ रिफ्रैक्शन दूसरा एक जो फंडोस्कोपी में करा जाता है। बिकॉज ये एक जो साइक्लोप्लेजिया काउज कर रहे हैं, मीन्स पावर ऑफ एकोमोडेशन है वो एक जो प्रिवेंट हो जाता है और इसके कारण है कि जो आइरिस जो रहते हैं वो रेस्ट स्टेज में रह जाते हैं और फंडस को ये देखने में काफ़ी बेटर वे में हेल्प करते हैं। तो ये हो गया एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का डायग्नोस्टिक यूजेज। तो सिलियरी मसल्स के एक्शंस के बाद अब हम लोग बात करते हैं, तो अब हम लोग बात करते हैं फर्दर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का ग्लैंड्स के ऊपर क्या एक्शन अपने को देखने को मिल जाता है उसके बारे में। तो जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हो जाते हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जब जो ग्लैंड्स होते हैं M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, इन जो जितने भी तरह का सिक्रीशंस हो जाते हैं वो सबके सबको एक्चुअली ये डिक्रीज करने का काम करते हैं। स्लाइवरी सिक्रीशन हो गया, ट्राइकोब्रोंकियल सिक्रीशन हो गया, स्वेट ग्लैंड का सिक्रीशन हो गया या फिर लैक्रिमल कैस्टिक सिक्रीशन, सारे सिक्रीशंस को एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स या फिर एक जो मीन्स एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स डिक्रीज करने का काम करते हैं। स्किन आर गोइंग टू ड्राई, माउथ है जो ड्राई, माउथ है जो देखने होता है, आइज आर गोइंग टू गेट ड्राई। जब ब्लड वेसल्स पे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स एक्ट करते हैं, ब्लड वेसल्स में भी M3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, देन ये ब्लॉक कर देंगे M3 रिसेप्टर्स को। और जो वैसोडाइलेटरी एक्शन होता है कोलिनर्जिक ड्रग्स का उसको एक जो या एसिटाइलकोलिन का उसको एक जो ये ब्लॉक करने का काम करते हैं। और मैं पहले ही बता चुका हूँ जो पिछले वीडियोस में कि एंटीकोलिनर्जिक जो ड्रग्स हो जाते हैं उसका एक जो साइड इफेक्ट एंटीकोलिनर्जिक वो काफ़ी जगह पे आगे जैसे आप आगे बढ़ोगे काफ़ी जगह पे देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि एंटी हिस्टामिनिक से हो गया, एंटी डिप्रेशन से हो गया, उनमें भी एक जो एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट एक जो अपने को देखने को मिल जाता है। एंटी हिस्टामिनिक्स, एंटी डिप्रेशन, ये कुछ एक ऐसे ड्रग्स होते हैं जहाँ पे एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट, तो कॉमन एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट में क्या आ जाता है वही ड्राइनेस ऑफ माउथ, कॉन्स्टिपेशन, डिप्लोपिया, यूरिनरी रिटेंशन, ये सब कुछ एक जो कॉमन एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो हम इस वीडियो में फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ कोलिनर्जिक और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में हम कम्प्लीटली बात कर चुके हैं। थैंक यू।